हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, प्रधानाचार्य टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर एवं टैगोर वेटनरी कॉलेज कठूमर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोरोना काल में चल रही ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत हम और आप भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय संविधान में प्रमुख रूप से हमने और आपने मिलकर के अब तक कई सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। इससे पहली वाली वीडियो में हम और आप मिलकर भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता के रूप में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे। भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय संविधान के नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार, जिनकी संख्या हमने और आपने मिलकर के 7 मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। लेकिन वर्तमान भारतीय संविधान में इन मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। 6 क्यों रह गई है? जैसा कि हम और आप पढ़ चुके हैं, संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो जैसे कि इन 7 मौलिक अधिकारों में हमने और आपने सर्वप्रथम समता यानी कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एक बार इन यादों को ताजा कर लेते हैं। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इससे अगला 5वां क्रम जो आता है वो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। 6वां जो क्रम बनता था मूल संविधान में वो संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति के अधिकार को, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर के इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978-79 के द्वारा। इसलिए वर्तमान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं और 6वां क्रम जो पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था वो क्रम नीचे से 7वें क्रम में 6वें क्रम का स्थान ले लिया है और उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यहाँ प्रारंभ होता है 14। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 23 व 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन देता है, हमें उल्लेख देता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक आजादी है। संविधान का अनुच्छेद 29 व 30 ये संस्कृति व शिक्षा के अधिकार को हमें अवगत कराता है। और संविधान का अनुच्छेद 32 देखिए यह क्रम है 14 से 18, 18 के बाद 19 से 22, 22 के बाद 23 से 24, 24 के बाद 25 से 28, 28 के बाद 29 व 30, 30 के बाद क्रम आता है 31। जैसा कि मैं आपको अभी बताया
मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार का आता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978-79 के द्वारा, जो अनुच्छेद 31 को अवगत कराता था। इसीलिए यह क्रम टूटा है। 30 के बाद क्या आया है? 32। 31 कहाँ गया? संपत्ति का अधिकार ले गया। तो अनुच्छेद 32 में मिलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि हमने रात में इनको डिफाइन किया था, समानता का मतलब होता है जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र, जलवायु, भाषा, संपत्ति, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, वेशभूषा आदि के आधार पर देश का प्रत्येक नागरिक समान है, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। उसके साथ जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर पक्षपात, भेदभाव, सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता, वो कानूनन अपराध है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता, आजादी। स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी कि निर्बाध, बिना बाधाओं के रहना स्वतंत्रता है। अब बिना बाधाओं का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, जंगली जानवर वाली आज़ादी संविधान ने नहीं दी है। आज़ादी से, स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि आप संपूर्ण भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, संपूर्ण भारत में कहीं भी आप निवास स्थान बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी का व्यवसाय, वृत्ति, रोजगार, धंधा, काम धंधा चुन सकते हैं, आपको भाषण, अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने की आज़ादी है। लेकिन ये सभी आज़ादी जो है ना, वो संवैधानिक हैं। संवैधानिक का मतलब हो गया लोकतांत्रिक हैं। अराजकता उत्पन्न नहीं कर सकते आप, यानी आप संपूर्ण भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, बशर्ते कि आप देश के एक प्रतिष्ठित नागरिक हों, सम्मानित नागरिक हों, आप पर कोई केस मुकदमा, कोई पाबंदी ना हो। यदि आप पर कोई पाबंदी है, केस मुकदमा आप पर है, तो ये आपकी आज़ादी छीन ली जाती है, स्वतंत्रता छीन ली जाती है। आप संपूर्ण भारत में निवास नहीं कर सकते, भ्रमण नहीं कर सकते। आपकी जो विचार प्रकट करने की, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्रदान की है संविधान ने, वो भी संविधान के दायरे में है कि आपके बोलने से, आपके भाषण से, आपकी विचार प्रकट करने की अभिव्यक्ति से देश का कोई अहित तो नहीं हो रहा है। आपके भाषण से, आपके विचार से, आपके वक्तव्य से, आपकी विचारधारा से कोई सांप्रदायिकता तो नहीं पनप रही है। दो वर्गों में, दो धर्मों में, दो जातियों में कोई बेमनस्ता तो नहीं पनप जाएगी आपके विचार अभिव्यक्ति से। यदि ऐसा होता है तो आपकी विचार प्रकट करने की आज़ादी भी सीमित है, दायरे में है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब आपको विचार प्रकट करने की आज़ादी तो है लेकिन संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक नहीं है। आप अराजकता को जन्म नहीं दे सकते। आप अपने विचारों से, अपने भाषण से, अपनी अभिव्यक्ति से देश में अराजकता नहीं पनपा सकते, सांप्रदायिकता को जन्म नहीं दे सकते। आपका विचार, आपका भाषण यदि अराजक है तो आप पर मुकदमा भी चल सकता है, केस भी चल सकता है, कोर्ट भी आपको अपने पास बुला सकता है। यदि आपके वक्तव्य से, आपके भाषण से, आपके विचार से, आपके विचार प्रकट करने की अभिव्यक्ति से देश का कोई अहित होता है तो आपकी ये आज़ादी भी सीमित कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। ओके सर, संविधान आपको जो स्वतंत्रता प्रदान करता है वो संवैधानिक है, वो लोकतांत्रिक है, वो अराजकता को जन्म देने वाली नहीं हो सकती, वो अलोकतांत्रिक नहीं हो सकती, वो दो गुटों में बेमनस्ता पनप नहीं पनपा सकती। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपकी आज़ादी, आपकी स्वतंत्रता सीमित कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। इसी तरह से शोषण का मतलब होता है आप किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते, निर्ममता नहीं दिखा सकते। शोषण से तात्पर्य संविधान हमें दो बातों की ओर ज्यादा इशारा करता है। अनुच्छेद 23 हमें यह कहता है कि आप स्त्री बच्चों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते। स्त्री और बच्चों की सुकुमारी जो अवस्था है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्त्रियों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, ये शोषण है, ये अत्याचार है, ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, इलीगल है, ये गलत है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप शोषण करते हो, शोषण करते हो तो कानूनन आप अपराध कर रहे हो, आपको दंड का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 24 हमें यह बताता है कि यदि किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप मजदूरी पर नहीं लगा सकते, काम पर नहीं लगा सकते। वो उसका जीवन संवारने का समय होता है, वो उसका पढ़ने का, अक्षर ज्ञान प्राप्त करने का समय होता है, उसकी वो सुकुमारी अवस्था है, उसको आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, उसके जीवन को आप बर्बाद नहीं कर सकते।
तो ये शोषण है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यदि कोई ऐसा करता है तो वो शोषण करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मतलब कानून आपको सजा देगा, संविधान आपको सजा देगा यदि आप शोषण करते हैं तो। यदि आप बेगार लेते हैं, बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक दिए हुए कार्य करवाना, यानी बिना वेतन के काम करवाना लेकिन दाम नहीं देना, उसका पगार नहीं देना, उसका वेतन नहीं देना, उसकी मजदूरी नहीं देना, उसका मेहनताना नहीं देना, क्या कहलाता है? बेगार। तो बेगार भी शोषण में आता है और शोषण करना कानूनन अपराध है। शोषण के विरुद्ध देश के नागरिकों को मूलाधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की आजादी। आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपनी रीति रिवाज, अपनी मान्यता परंपरा के अनुसार पूजा उपासना पद्धति अंतःकरण के लिए आपको आजादी दी गई है। आप मंदिर में पूजा कीजिए, मस्जिद में कीजिए, गुरुद्वारे में कीजिए, मठ में कीजिए, चर्च में कीजिए, आप स्वतंत्र हैं भारत में। क्यों? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जैसे कि मैं इससे अगली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था मूल संविधान में, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए। भारत बहुधर्मी राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों के, अनेक पंथों के, अनेक संप्रदायों के लोग यहाँ निवास करते हैं, इसलिए उन सब में एकता बनाए रखना, अखंडता बनाए रखना, समरसता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की उद्देशिका में नया शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, जिसका मतलब होता है सर्वधर्म समभाव। सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी धर्मों का आदर किया जाए, सम्मान किया जाए, धर्म के नाम पर देश के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। यही यहाँ धार्मिक आजादी भी है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है। क्या आप धर्म के प्रति स्वतंत्र हैं? भारत का कोई भी नागरिक कभी भी किसी भी धर्म को छोड़ सकता है और किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, अपना सकता है। हिंदू से आप मुसलमान बन सकते हो, मुसलमान से आप हिंदू बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे व्यक्ति पर थोप नहीं सकता। आपके पड़ोस में यदि कोई दूसरे धर्म का लोग रहता है, आप हिंदू हैं, बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में मुसलमान रहता है या बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच में हिंदू रहता है, तो आप दबाव बना करके, उसे डिप्रेस्ड करके, उसका शोषण करके, आप उस पर अत्याचार करके धर्म परिवर्तन कराएं तो ये गैर कानूनी है। ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। यदि ऐसा होता है तो कानून आपको सजा देगा, क्योंकि आप असंवैधानिक कार्य कर रहे हो, अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हो। धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता अंतःकरण की आजादी देता है कि आप अंतःकरण से, अंतरात्मा से आजाद हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे व्यक्ति पर थोप नहीं सकता। और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये भी प्रावधान है कि जो सरकारी स्कूल हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है, शिक्षण संस्थान है, उनमें किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे हमारे पहले आरबीएसई सिलेबस में 9th कक्षा में पाठ हुआ था धर्म दर्शन, जिसमें देश के सभी धर्मों को स्थान दिया गया। उसमें आपका सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, आपके सभी संप्रदायों को जगह दी गई सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। इसका मतलब क्यों दी गई है? सभी धर्मों को सम्मान क्यों दिया गया? क्यों भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत में धार्मिक आजादी है। भारत के किसी भी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में, स्कूल कॉलेज में या किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी पाठ्यक्रम में, सिलेबस में ये नहीं कहा जा सकता कि एक धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म बेकार है। जी नहीं, सभी धर्मों को समान दर्जा है, समान आदर है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आपकी रीति रिवाज, उपासना पद्धति की आज़ादी है कि आप बैठ के भजन करें, झुक के नमाज पढ़ें या किसी चर्च में जाकर के शांत बैठें, मठ में माथा टेकें। ये आपकी, ये देश के नागरिकों की आज़ादी है। उपासना पद्धति कौन से तरीके की है, आपकी उपासना करने का तरीका वो आप पर निर्भर करता है। आपको आज़ादी है, आपकी धर्म की स्वतंत्रता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ संस्कृति प्रशिक्षण। संस्कृति का मतलब होता है हमारा पहनावा, हमारा खान पान।
हमारा रहने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा चलने का तरीका है। ये सारी चीज़ें एक सिविलाइजेशन में आती हैं, एक संस्कृति में आती हैं, एक सभ्यता में आती हैं। तो आपको अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपनी सिविलाइजेशन का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार संविधान ने नागरिकों को प्रदान किया है कि आप अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मिशनरियों के द्वारा अपनी संस्कृति का यानी खूब प्रसार कर सकते हैं। आपको अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार भी संविधान ने दिया है। आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। आपके गार्जियंस यानी हम मूल कर्तव्य पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे हम 11वां मूल कर्तव्य जो 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, वो शिक्षा के अधिकार से ही जुड़ा हुआ है कि देश के प्रत्येक ऐसे बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक है, उसे सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। उनके अभिभावक, उनके संरक्षक, उनके माँ बाप, माता पिता या जो भी गार्जियंस है, जैसी भी स्थिति हो, अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। सरकार ने भी कई मुहिम चला रखी है, शिक्षा आपके द्वार है, ये भी शिक्षित करने का तरीका है। तो शिक्षा का अधिकार भी भारतीय संविधान में एक मूल अधिकार है। और आप याद रखिए, ये जो मूल अधिकार होते हैं इनमें कानूनी बाध्यता होती है भैया, कानूनी बाध्यता मतलब इनका पालन करना हमारी तुम्हारी प्रत्येक भारतवासी की मजबूरी है, बाध्यता है, व्यवस्था है, इनको मानना ही पड़ेगा। यदि इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का कोई भी भारतवासी उल्लंघन करता है, इनका अतिक्रमण करता है, इनको नहीं मानता है, तो लास्ट में आकर के एक चीज करी हुई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के अनुसार उसका उपचार होगा, इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, दवा दी जाएगी। दवा कड़वी भी होती है, याद रखें। किसी भी रोग को दूर करने के लिए दवाई कड़वी पीनी भी पड़ सकती है। तो ये रोग है। रोग क्या है कि आपने किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन किया, आपने कोई भी शोषण किया, अत्याचार किया, समानता का उल्लंघन किया, किसी की आज़ादी को बाधित किया, आपने किसी के धर्म में टांग अड़ाई, आपने किसी की संस्कृति शिक्षा को प्रसारित होने से रोका, या फिर आपने इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया, इनको हानि क्षति पहुंचाने की कोशिश की, तो संविधान आपको बख्शेगा नहीं, दंडित करेगा। क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। पढ़ेंगे हम अगली विशेषता के रूप में कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो दंडित करेगी। कानून की नजर में हर कोई समान है। लास्ट था यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय, देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। और राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय। तो संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी अपील, उसका केस, उसका मुकदमा, उसका वाद देश के नागरिक पर निर्भर करता है कि आप उस मुकदमे को कहां ले जाना चाहते हैं। उस मुकदमे की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय भी करता है और उच्च न्यायालय भी करता है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो प्रदान किया गया है, उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के लेख जारी करते हैं। उन लेखों में, उन याचिकाओं में, उन रिटों में, लेख कह सकते हो, याचिका कह सकते हो, रिट कह सकते हो। प्रमुख रूप से एक नाम सर्वप्रथम हम लेना चाहेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है।
समझेंगे कैसे? किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालिए, आपकी कलम चल जाएगी, आप लिखने लग जाओगे, आप बोलने लग जाओगे, आप समझ जाओगे। जैसे न्याय समानता, समान है सब, स्वतंत्रता, आजादी है, किसी शोषण नहीं कर सकते आप, धर्म की आजादी है, धर्म के प्रति स्वतंत्र है आप, संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की पूर्ण आजादी है आप, संविधान के अनुसार उपचार इलाज होगा। तो हमारी विषय में शाब्दिक अर्थ निकालिए आप, टॉपिक क्लियर होने लगता है। जैसे कि यह शब्द आ रहा है बंदी, बंदी किसे कहेंगे? जो व्यक्ति जेल में बंद है, जो कारागार में है, कारागृह में है, जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, वो बंदी है, वो बंद है, बंद, बंद से बना है बंदी, बंदी गृह। देखा होगा आपने, जेलों के सामने लिखा रहता है बंदी गृह, बंदी यानी बंद व्यक्तियों का घर, जेल, कारावास, कारागृह। तो बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष, प्रकट में, सामने उपस्थित करना, बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष में लाना। किसके प्रत्यक्ष में लाना? हमारे संविधान में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, बंदी बना लिया है, तो उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में अधिकतम कितने समय तक रख सकते हैं? 24 घंटे। बंदी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, ऐसा संविधान में प्रावधान है। 24 घंटे के अंतर्गत उस बंदी को न्यायालय के सामने पेश करना ही होगा, न्यायाधीश के सामने उसे उपस्थित करना ही होगा। क्यों? उसे बताना पड़ेगा कि आपने अपराध क्या किया है, आपको क्यों बंदी बनाया गया है, आपको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, अरेस्ट क्यों किया है आपको, आपने ये अपराध किया था भैया, इसलिए आपको अरेस्ट किया। यदि अपराध सिद्ध होता है, यदि कानून के अनुसार सबूत और गवाह उस व्यक्ति के विरुद्ध हैं, तो उसको सजा सुना दी जाएगी। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष, आजीवन कारावास, जो भी उसकी सजा है वो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। और यदि व्यक्ति न्यायाधीश के सामने निर्दोष साबित होता है, सबूत और गवाह यदि उसको अपराधी घोषित नहीं कर पाते हैं, तो देश का न्यायालय, देश के न्यायाधीश, जिस भी न्यायाधीश के सामने उसे उपस्थित किया है बंदी व्यक्ति को, उसको न्यायालय बाइज्जत बरी करेगा, ससम्मान का आप देश के सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको शक के दायरे में अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, आप अपराधी नहीं हैं, आपको न्यायालय बाइज्जत बरी करता है। ऐसा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अंतर्गत आता है। लेकिन याद रखेंगे आप, इस 24 घंटे की अवधि में यात्रा का समय शामिल नहीं है। माना कि अपराधी को कठुमर पुलिस ने अरेस्ट किया है, अब उसका अपराध यदि इतना बड़ा है कि उसे यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाना पड़े, अलवर ले जाना पड़े, या हाई कोर्ट जोधपुर ले जाना पड़े, तो कठुमर से अलवर की या कठुमर से जोधपुर की जो दूरी में जो समय लगेगा वो इन 24 घंटों में शामिल नहीं होगा। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का प्रावधान है कि बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष में लाना होगा। किसके प्रत्यक्ष में? किसके सामने लाना होगा? न्यायाधीश के सामने, न्यायपालिका के सामने। न्यायाधीश के सामने उसे क्यों प्रस्तुत करना होगा? कि उसे संतुष्ट करना है, दलील होगी, वकील भी उसकी ओर से लड़ेगा, उस पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, तब उस पर सबूत और गवाह सिद्ध करके देंगे कि यह आदमी अपराधी है या नहीं। यदि वो अपराधी है तो उसको सजा सुना दी जाएगी, और यदि वो निर्दोष है तो देश का कोर्ट, देश का न्यायालय, देश की अदालत, देश की कचहरी, देश की न्याय व्यवस्था उस देश के नागरिक को, हमारे देश के नागरिक को ससम्मान बाइज्जत बरी कर देंगे कि आप निर्दोष हैं, आपको शक के दायरे में अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, आप पर संदेह था,
कि आप शायद अपराधी हो सकते हैं, लेकिन आप अपराधी नहीं हैं। हमारा शक था, क्षमा चाहते हैं, आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं, आप देश के सम्मानित नागरिक हैं, आप अपराधी नहीं हैं। तो इस तरह के और भी सारे लेख देश का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करता है। जैसे अधिकार प्रच्छा, एक लेख और है इनमें, अधिकार प्रच्छा लेख, अधिकार प्रच्छा लेख या याचिका या रिट। अधिकार, देखो मैंने आपको बताया था, शाब्दिक अर्थ निकालिए, आप उस टॉपिक पर लिखने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, समझ जाओगे, रटना नहीं है। जैसे यहाँ बंदी व्यक्ति जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, उसे प्रत्यक्ष में न्यायालय के सामने लाना होगा, न्यायाधीश के सामने लाना। समझ रहे होंगे आप, शाब्दिक अर्थ निकला तो समझ में आने लगा। यहाँ अधिकार प्रच्छा, अधिकार पूर्वक प्रच्छा पूछना, प्रच्छा पूछना। यहाँ न्यायालय देश के नागरिक से ये पूछेगा या किसी भी अधिकारी से, पदाधिकारी से, कर्मचारी से ये पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, क्या आपके पास इस पद की योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, क्या आप इस पद के योग्य हैं। माना कि किसी व्यक्ति ने जालसाजी से 420 करके किसी पद को हासिल कर लिया है और उस पद की उसके पास योग्यता नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा उसने किया है, किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं या परसेंटेज छुपाई है या तथ्य छुपाए हैं, किसी भी तरीके से उसने कोई पद धारण कर लिया है, कोई सरकारी पद कर्मचारी के रूप में वो आसीन हो गया है, तो उससे पूछा जाएगा, न्यायालय उससे पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, आपके पास योग्यता तो है ही नहीं, यदि है तो योग्यता प्रस्तुत कीजिए न्यायालय के सामने। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, हमारे राजस्थान में कई सारे कर्मचारी ऐसे पकड़े गए, सरकारी पदाधिकारी ऐसे पकड़े गए जिन्होंने अपनी उम्र छिपाई, अपनी योग्यता छिपाई, किसी अदर स्टेट से, दूसरे राज्य से या कहीं से भी जैसे तैसे करके उन्हें जुगाड़ बैठा करके, तिकड़मबाजी बैठा करके, अपनी उम्र छिपा करके डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए। उनकी उम्र यानी कि अंतिम तिथि वो पार कर चुके थे, ओवर एज हो चुके थे वो, लेकिन उम्र छुपा करके कहीं से दूसरी जगह से फर्जीवाड़ा करके कागजात तैयार कराए और उन कागजातों से उन्होंने राजस्थान में सरकारी पद धारण किया, नौकरी भी पाई। लेकिन बाद में न्यायालय ने उनसे पूछ डाला, रिट जारी कर दिया, उनके खिलाफ याचिका दायर कर दी, लेख जारी कर दिया, अधिकार प्रच्छा, क्या बताइए आपके पास इस पद की योग्यता है क्या। राजस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार तो आप ओवरेज हो चुके थे, लेकिन आपने उम्र कैसे छुपाई, कहां से कागजात बनवाए, आपने तो गैर कानूनी कार्य किया है, 420 में फंस रहे हो आप, फर्जीवाड़ा किया है, आप इस पद के योग्य नहीं है। किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को यह पद मिलना चाहिए था जिसका आपने दुरुपयोग किया, आपने गैर कानूनी कार्य किया, तो सरकार ने उनको उन पद से हटाया और रिकवरी भी की कि अब तक आपने जितना वेतन राजस्थान सरकार से प्राप्त किया उसको वापस दीजिए ब्याज सहित, और उन पर आर्थिक दंड भी दिया, सजा भी सुनाई, जेल भी काटनी पड़ी उन लोगों को। वो कौन सा अधिकार है, वो कौन सा लेख है, कौन सी रिट है, कौन सी याचिका है, वो अधिकार प्रच्छा है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे, आपके पास योग्यता तो है नहीं, अधिकार तो है ही नहीं। अधिकार प्रच्छा, पूछने का अधिकार, अधिकार पूर्वक पूछा कि आपके पास अधिकार है इस पद पर बैठने का, पूछा, अधिकार प्रच्छा। तो इस तरह के कई सारे लेख सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करता है। देखो यहाँ भी नागरिकों के मौलिक अधिकार था कि आपको पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते, आप निर्दोष हुए तो कितना घुट घुट के जियोगे आप, जब मैं निर्दोष हूँ और मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, पुलिस कस्टडी में हूँ, मैं जेल में हूँ, कारागार में हूँ, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखेंगे आप, संतुष्ट करके देंगे आप अपराधी हैं या नहीं, न्यायालय सिद्ध करके देगा, आपके नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा न्यायालय।
जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों बराबर सक्षम है। ये सर्वोच्च न्यायालय का समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जो उच्च न्यायालय के पास भी है और सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है। सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसे रिट लेख याचिका जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसे लेख जो है याचिका जो है रिट वो है वो जारी कर सकता है नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। यहाँ भी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा हो रही है। किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाएगा ये पद, आप इस पद के अधिकारी नहीं है, योग्यता नहीं है आपके पास, आप फर्जी हैं, आपने फर्जीवाड़ा किया है। रिकवरी दो, वापस दो, कितना लिया आपने, और सजा भी भुगती है, आपने गैर कानूनी कार्य किया, आपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया। किसी योग्य व्यक्ति को ये पद मिलना चाहिए था जिस पर आपने फर्जीवाड़ा करके अपना अधिकार जमा लिया। तो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के लेख रिट याचिका जारी करता है देश का सर्वोच्च न्यायालय और देश का उच्च न्यायालय। तो यह मैंने आज आपको कुछ पुरानी चीजों का कुछ नई चीजों का अध्ययन कराया। मैं समझता हूँ आपको यहाँ कुछ नई कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।